अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्पेशल सीएसएस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से मेरे पास बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, तो मैं इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देने वाला हूँ। एग्ज़ाम सीएसएस स्पेशल एग्ज़ामिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अपर एज लिमिट जो है वो इसके लिए सिर्फ 35 है या फिर जो रेगुलर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी होगी। ये सारे सवालात मेरे पास बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं वंस एंड फॉर ऑल इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। पहले तो आप इसका नॉर्मल प्रोसीजर समझ लें। हर साल जो है वो ब्यूरोक्रेसी के जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर सीएसएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है जी। और उस एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो डिफरेंट कोटा जो है वो बताया जाता है कि जी इस डिपार्टमेंट में इतनी सीट्स खाली हैं, उसके ऊपर एलोकेशन हो जाती है। और वो क्या होता है, अक्टूबर में हर साल एडवर्टाइजमेंट आता है, फैब में यूजुअली उसके एग्जामिनेशंस होते हैं। 2 साल से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो रहा है, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी इसके दरमियान हो जाता है, ठीक है। अब जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी जो है वो एलोकेशन हो जाती है, लेकिन यूजुअली जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 2% 3% इससे ज़्यादा नहीं होता। और उसमें भी बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स जो हैं वो पंजाब से होते हैं, तो यूजुअली क्योंकि एजुकेशनल डिस्पैरिटी है उसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी एक तरह के नहीं आते, और बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि जो पंजाब की सीट है वो सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल पे फिल होगी, और जो सिंध की सीट है वो सिंध के डोमिसाइल पे फिल होगी। यहाँ पे एक क्वारी ये रिजॉल्व हो गई कि जी जो लोग कहते हैं कि जी हमारा डोमिसाइल कराची का है या हमारा डोमिसाइल पंजाब का और हम रहते सिंध में हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते सिंध के कोटा पे, आप सिर्फ पंजाब के कोटा पे, जहाँ का आपका डोमिसाइल है आप वहाँ के कोटा पे अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब जो जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते या जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं वो एक्यूमुलेट होती जाती हैं, वो तमाम सीट्स जो एक अंदाजे के मुताबिक, एक ज़राए के मुताबिक 300 के करीब सीट्स हैं, वो जो है वो वैकेंट रह गई हैं, एक्यूमुलेट होती गई हैं, और अब उनके लिए ये स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तमाम लोग जो कि कोटा में डिफाइन है, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ। पंजाब से सिर्फ माइनॉरिटीज़ अप्लाई करेंगी, केपी के से विमेन प्लस माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं, एजे के से सिर्फ माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं, सिंध रूरल से ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिंध अर्बन से तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक्स फाटा से तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक कोई सीएसएस का अटैम्प्ट नहीं दिया और आप स्पेशल सीएसएस एग्जाम देते हो तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया था। अटैम्प्ट ऑफ एडिशनल चांसेस रिस्पेक्ट ऑफ रिटन पार्ट ऑफ स्पेशल सीएसएस विल नॉट बी काउंटेबल टुवर्ड्स रेगुलर सीएसएस एग्जामिनेशन। तो आपके जो 3 चांस हैं उसमें ये चांस काउंट नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मतलब इस एग्ज़ाम को छोड़ने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। अगर आप सीएसएस की जर्नी में हैं तो आपको ये एग्ज़ाम लाजमी देना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपने 3 अटैम्प्ट दिए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेंशन है कि जी आप चौथा अटैम्प्ट जो है वो दे सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ जो अहम है वो ये बार बार पूछी जा रही है, एज लिमिट। तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखी है। रेगुलर सीएसएस एग्ज़ाम के लिए वही 30 साल की जो अपर एज लिमिट होगी, ठीक है। उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एज रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूं मैं, अपर एज लिमिट विल बी 35 ईयर्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस द बोर्ड। नो फर्दर एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल टू एनी कैटेगरी अंडर अंडर दीज रूल्स, ठीक है जी। 35 ईयर्स। बहुत सारे लोग सवाल करें एमपीटी कब होगा। एमपीटी यहाँ पे मेंशन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 14 मई 2023 को इसका एमपीटी होगा, और जो इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। अब एक सवाल आ जाता है कि जी मेरी एज जो है वो इतनी है और मैं इस डेट, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे देखें मेंशन है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एज क्वालिफिकेशन डोमिसाइल इज 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को अगर आपकी एज जो है वो 35 है या इससे कम है तो आप एलिजिबल हैं। तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें और उस हिसाब से जो है वो आप अपनी एलिजिबिलिटी का अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये हो गए तमाम सवाल। ये आपके सेंटर हैं जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होना है, ये आपका कोटा है। आप तसल्ली से ये जो है
वो वेबसाइट के ऊपर जाएं एफपीएससी की, और वहाँ से सारी चीज़ें देख लें। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगी। एफपीएससी की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ आपको, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे ये देखें, पब्लिक नोटिस एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन। इस नोटिस को जब आप खोलेंगे, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी आया था, वो लोग दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज़ मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको ये नोटिस मिल जाएगा, यहाँ से एमपीटी के रूल्स मिल जाएंगे, यहाँ से एमपीटी का सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ से मेन एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ से आपको फी चलान वाउचर मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खोल सकते हैं। अच्छा अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस मैंने पहले भी शेयर किया था अपनी वीडियो में, लिंक में मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कि उसमें जो है वही चीज़ें हैं आपकी, इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर, करंट पाकिस्तान अफेयर, और आपका जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ है, आपका जर्नल साइंस है, और एबिलिटीज़ का है। ठीक है, और जो है वो आपका उर्दू है। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, एक चीज़ मैं आपको ज़ाती तौर पे जो है वो सजेस्ट कर दूं, पासिंग मार्क्स पहले भी मैंने बताए थे, पासिंग मार्क्स जो है वो 33% होते हैं। ठीक है, जो पास्ट पैटर्न देखा गया है, और उसमें भी जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप इजीली, अगर आपको थोड़ी भी नो हाउ है तो आप इजीली पास कर लेते हो। इसलिए मैंने सजेशन यही दी थी कि एमपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। आपने जर्नल साइंस एंड एबिलिटी को डिस्क्रिप्टिव वे में तैयार करो, आपके एमसीक्यूज वहीं पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करते हो वहाँ पे भी आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कवर हो जाएंगे साथ में यहाँ पे। फिर अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करो, इस्लामिक स्टडीज़ की बात करो, ये भी वो सब्जेक्ट है जिनका आपके डिस्क्रिप्टिव में एमसीक्यूज आते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे होगे और उनकी एमसीक्यूज की तैयारी करोगे, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके कंपलसरी हैं उनको पहले तैयार कर लो, ताकि जो आपका एमपीटी है वो भी कवर हो जाए, और आपका कंपलसरी जो है वो भी थोड़े से बेहतर हो जाए। अब एक सवाल लोगों का होता है कि जी एमपीटी, सॉरी स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम दोबारा कब होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को नहीं पता ये दोबारा कब होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आगे आने वाले 10-15 साल के अंदर दोबारा ये कंडक्ट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वैकेंट सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी, इसके बाद दोबारा रूटीन एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, तो ज़्यादा सीट्स नहीं होती जो एक्यूमुलेट होती रहें। तो यूजुअली यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम अगले 15-20 सालों में दोबारा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने 3 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, उनके लिए भी, जिन्होंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया, और वो यूजुअली बच्चे चाह रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा बैठ के एक एनवायरनमेंट को देख लें और किस तरह का एक एक्सपीरियंस कर लें, तो उनके लिए भी बेहतरीन ये एक चांस है। इसलिए इसको आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। आखिर में आज का पैगाम, बहुत सारे लोग मुझे ये अक्सर कमेंट में भी लिखते हैं कि सर हमें डिप्रेशन हो जाता है, और यूजुअली हम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला कुरान पाक में देता है, बेशक दिलों को इत्मीनान खुदा की याद से मिलता है, और खुदा की याद का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। तो कोशिश करें नमाज को कायम करें, पढ़ना नहीं है, सिर्फ कायम करना है। अब कायम करना क्या होता है कि बेसिकली जब आप नमाज में जो आयत आप पढ़ते हो, जब आप सजदे में गिरते हो, तो आप कमिटमेंट करते हो कि आपने जो पढ़ा उसके ऊपर आप जो है वो कमिटमेंट कर रहे हो कि आप उसको फॉलो करोगे, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को मानोगे। और अगर आप कहो कि आपको अरबी नहीं भी आती, तो आप अल्लाह अकबर के ऊपर तो झुकते हो ना। तो अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अहकामात सबसे पहले। तो जब अल्लाह ताला के अहकामात को मानोगे तो आप नमाज को कायम करोगे, और जब आप नमाज कायम करोगे तो आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह की याद में ख़ुद को लगाएं, ताकि आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों से आज़ादी मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।